नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होता है कि इसमें दोनों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, दोनों अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ चलते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ चलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होगा वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती हो, अभिक्रिया एक साथ चलती हो, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण के देख लीजिए, उदाहरण इसका, जैसे एक जिंक है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम CuSO4 के साथ कराते हैं, तो क्या होता है कि ये जिंक क्या कर लेता है, कॉपर की जगह पर आ जाता है, इसको विस्थापित कर देता है कॉपर को, तो ZnSO4 प्लस Cu बाहर हो जाता है। इसमें देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर SO4 यानी कि ये जो ऋणात्मक आयन है, यह क्या हुआ है कि जिंक, देखिए जिंक क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर दे। यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी है। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ से कॉपर का निकलना यानी कि धनात्मक तत्व का निकलना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। कॉपर प्लस चार्ज रहता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यह कौन सा अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण हो गई। यहाँ पर देखिए जिंक का SO4 में जुड़ना, यानी यह हो गया अपचयन अभिक्रिया, अपचयन हो गया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो गई हैं। अब इसमें हमको यहाँ पर देखिए जिंक क्या थे, और यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया भी है। यहाँ से कॉपर के, जिंक क्या है, कॉपर से अतिक्रियाशील है, इसकी जगह पर चल देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके बारे में हमें एग्जाम्पल भी पढ़ना है कि आखिर हम इस रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण भी क्या है, देख लीजिए कि आखिर ये डेली लाइफ में उपयोग कहाँ होता है। जैसे ये लोहे पर जंग उंग लगना, इसी का उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो उसे ये लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है। तो इसमें अब क्या करें, तो जैसे इस रेडॉक्स अभिक्रिया का हम अपने जीवन में क्या उपयोग करते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई ये संक्षारण होता है, किसी लोहे का जंग उंग लगता है लोहे पर, तो वो भी ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये संक्षारण जान लीजिए क्या होता है। संक्षारण कि मान लीजिए कोई धातु है, उसको वायु के संपर्क में आप रख देंगे, तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगता है। तो जंग, जंग लगाना एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसलिए संक्षारण क्या होता है कि जब किसी धातु को वायु नमी या कोई
रासायनिक पदार्थ के संपर्क के कारण क्या होता है, वो पदार्थ नष्ट होने लगता है धातु, तो उसका संक्षारण होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब कोई धातु वायु, नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण नष्ट हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नष्ट हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संक्षारक का उदाहरण है। जैसे अब जैसे मान लीजिए इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे हम होता है ना, किसी धातु पर क्या करते हैं, पेंट का लेप लगा देते हैं, या उसको संरक्षित करने के लिए नमी से दूर रख देते हैं, या किसी दूसरी धातु की क्या करते हैं, उस पर परत चढ़ा देते हैं। इसके रोकने के उपाय भी हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। इसमें पहला लिखेंगे हम कि क्या किया जाता है, धातु पर पेंट कर देते हैं, यानी कि धातु पर पेंट करना। दूसरा क्या करते हैं, इसको हम नमी से दूर रखते हैं, या समय समय पर पालिश करना। समय पर धातु का पालिश करना। या धातु की परत पर दूसरे धातु का क्या करना, लेप चढ़ा देना, किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना, धातु के परत का लेप चढ़ाना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम संक्षारण से किसी धातु को बता सकते हैं। एक तो उस जैसे कोई धातु है, उस पर क्या करेंगे, हम पेंट कर सकते हैं, या उसको नमी से दूर रख सकते हैं, या उस धातु पर किसी दूसरे धातु का लेप चढ़ा सकते हैं। तो उसके द्वारा उस धातु का क्या किया जाता है, संक्षारण से उस धातु को रोका जा सकता है। अब या उसमें क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाकर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है, मिश्र धातु बनाकर। आगे हमें पढ़ना है, एक और है इसमें विकृत गंधिता। ठीक है, ये विकृत गंधिता क्या होता है कि मान लीजिए बहुत से भोजन क्या होते हैं, देर तक खुले में छोड़ देने पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ देता है किसी भोजन पर, तो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसमें वही क्या होता है, भोजन का खराब होना विकृत गंधिका कहलाता है। विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिका भी एक प्रकार का वही है। देखिए, खाने वाले पदार्थों में तेल व उष्मा के कारण, जैसे कोई खाने वाला पदार्थ है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तेल व वसा भी पाया जाता है। ठीक है, किसी खाने वाले पदार्थ में तेल व वसा के कारण उनका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है।
जैसे बहुत ज़्यादा तेल कोई तैलीय चीज़ हो जाएगा तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे स्वाद बदलने लगता है। उसी तरह बहुत जैसे खाने वाले पदार्थों में तेल व वसा के कारण उनका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है और गंध आने लगती है। इसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे खाने वाले पदार्थों में, ठीक है, ये कोई भी खाने वाला पदार्थ हो सकता है। खाने वाले पदार्थों में तेल व वसा के कारण, ठीक है, तेल व वसा के कारण उस भोजन का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। खाने वाले पदार्थों में तेल व वसा के कारण खाना का या भोजन का स्वाद बदल जाता है। खाने वाले पदार्थों में तेल व वसा के कारण भोजन का स्वाद बदल जाता है। तो वह विकृत गंधिका कहा जाता है, ठीक है। बदल जाता है और मान लीजिए, और बदल जाता है तो क्या होता है, गंध आने लगती है, ठीक है। ज़्यादा दिन का हो जाता है, जैसे कुछ समय के ज़्यादा मतलब कुछ देर बाद क्या होता है, गंध आने लगती है उससे। तो इसे लिखेंगे स्वाद बदल जाता है कुछ समय बाद गंध आने लगती है, ठीक है। गंध आने लगती है तो उसे विकृत गंधिका कहते हैं। उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। अब इसको भी क्या कह सकता है, रोक कोई इसको, ये जो स्वाद, इसको भी तो रोका जा सकता है, विकृत गंधिता को भी। जैसे हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, खाने वाले पदार्थ को फ्रिज में रखें, फ्रिज को शीतक भी बोला जाता है, या पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना, या पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना। इसे हम इसमें लिखेंगे इसके रोकने के उपाय। रोकने के उपाय पहले क्या होंगे कि खाने वाले पदार्थ को हम क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। खाने वाले पदार्थ को प्रशीतक में रखा जाए। प्रशीतक वही फ्रिज, ठीक है, इसको प्रशीतक बोला जाता है। फ्रिज में रखा जाए, दूसरा क्या किया जाए, उसको प्रकाश से बचाया जाए। उस भोजन को क्या किया जाए, पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना। दूसरा इसमें लिखेंगे पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश से बचाना। उसके बाद भी इसको हम क्या कर सकते हैं, नमी से दूर रखकर भी भोजन को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट होगा भोजन को नमी से दूर रखना, ठीक है। पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना। इसको हम लिख देंगे, कोई मतलब बिना नमी वाला पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना, ठीक है, बर्तन में रखना। ये तो इसके और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हम बस लिखे हैं। ये विकृत गंधिका जान लीजिए क्या होता है। जैसे कोई खाने वाला पदार्थ है, उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ देर बाद गंध आने लगती है,
जो गंध आना है क्या कहलाता है, विकृत गंधिका कहलाता है। और उसको रोकने के उपाय भी हैं। खाने वाले जितने भी पदार्थ है या तो उसको सही तरीके से फ्रिज में रखा जाए, या जो वायुरोधी बर्तन है उनमें उन्हें रखा जाए। जैसे पका हुआ अगर कोई भोजन है तो सूर्य के प्रकाश से उसको बचाया जाए। तो इस तरह ये क्या कर सकते हैं, हम खाना को स्वच्छ रख सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है।